Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, बेटा. कैसे हैं सब आप लोग? बढ़िया हैं? गुड मॉर्निंग. तो कल हमने क्या है, लेट अस स्टार्ट करें. तो कल हमने क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया है. ठीक है. सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन टू टाइप के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर मैंने आपको बताया सेक्स ऑर्गन्स है टू टाइप के, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. और फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में बताया. फिर आपको गोनेड्स का डेवलपमेंट बताया कि मेसोडर्मल होता है. ठीक है. और फिर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी का फर्स्ट पॉइंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में को हम स्टडी करेंगे 8 पॉइंट्स में. स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडाइमस, वास डिफरेंस, एजेकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, पेनिस और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. कल हमने बात कर ली थी किसकी, स्क्रोटम की, टेस्टिस की, ठीक है, और एपिडाइमस की. यहां तक आप हमने क्या है आपको स्टडी करा दिया. ठीक. इसके बाद अपन आगे चलते हैं. आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है और स्लाइड क्लियर है. कमेंट बॉक्स में बताएं. हाँ, सब क्लियर है. ठीक है. तो अब अपन स्टार्ट करते हैं. तो यहां अपन देखें सबसे लास्ट में क्या है कि कल आपको बताया था कि जो पाथवे ऑफ स्पर्म. ठीक है. तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि ये सर आईटीडीएस और ये आईटीडीएस और ये ईटीडीएस क्या है. आईटीडीएस का मतलब है इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम. जो टेस्टिस के अंदर डक्ट है उसको आईटीडीएस कहते हैं. सेमनिफेरस ट्यूबुल्स, रेटेटेस्टिस, वासाइफ्रेंसिया, ये क्या है, आईटीडीएस है, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम. ठीक है. और टेस्टिस से जो बाहर डक्ट है उनको ईटीडीएस कहते हैं, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, जिसमें एपिडाइमस, वास डिफरेंस, एजेकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा है. ठीक है. चलिए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं. आज आपको जो सेमनिफेरस ट्यूबुल्स हैं उसकी हिस्टोलॉजी भी बताऊंगा मैं आपको, और साथ में हम स्टडी करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कल अपनी बात हुई थी, उसे कंटिन्यू करते हैं अपना आगे. ठीक. तो अब अपन देखिए कि कल मैंने आपको बताया था यहां तक, तो स्क्रोटम हो गया, टेस्टिस हो गया, ठीक है, एपिडाइमस हो गया. और वास डिफरेंस के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो एपिडाइमस का क्या है कि लास्ट पार्ट है कोडा एपिडाइमस, यहां से एक डक्ट अराइज होती है, इसे क्या है वास डिफरेंस कहते हैं. और ये वास डिफरेंस ही क्या है, स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी में क्या है स्पर्म को कैरी करती है. और वास डिफरेंस क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर जाके यूरेटर से लूप बनाती है, और इसका टर्मिनल पार्ट क्या डायलेट होता है, जिसे एम्पुला कहते हैं. और स्पर्म बॉडी में दो जगह स्टोर होते हैं, एक तो एपिडाइमस में स्टोर होते हैं और दूसरे क्या है वास डिफरेंस के एम्पुला में स्पर्म स्टोर होते हैं. ठीक है. और ये स्पर्म क्या है कि स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, जाते किस कैरी कौन करता है, वास डिफरेंस. ठीक है. और इसमें वास डिफरेंस में क्या होता है, पल्सेशन मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिससे स्पर्म ऊपर की तरफ कैरी करते हैं. क्यों? क्योंकि एपिडाइमस में फंक्शनल मैच्योरेशन हुआ, उनको एक्टिव किया और फिर वापस उनको क्या इनएक्टिव किया है. ठीक है. इनहिबिटरी प्रोटीन्स टेल के चारों तरफ रिलीज करके और एक्रोसोम के चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल फॉर्मिंग करके फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, आपको मैंने बताया. ठीक.
ठीक है। अब स्पर्म का जो कैपेसिटेशन होगा वो कहाँ होगा, वेजाइना में होगा। कल अपनी बात हो चुकी है इसके लिए, ठीक है। तो ये वास्ट डिफरेंस का हो गया। अब वास्ट डिफरेंस के बाद अपन बात करते हैं क्या, एजेकुलेटरी डक्ट की। तो ये देखिए यहाँ ये एजेकुलेटरी डक्ट है। तो एजेकुलेटरी डक्ट अपन बात करें कि वास्ट डिफरेंस का जो टर्मिनल पार्ट है एम्पुला, ठीक है, और सेमाइनल वेसिकल डक्ट है, ये दोनों मिल ज्वाइन करके क्या एक स्मॉल डक्ट फॉर्म करते हैं जिसे एजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। आप ध्यान रखना कि ह्यूमन में एजेकुलेटरी डक्ट क्या है, 2 होती है, मतलब 1 पेयर होती है ये, ठीक है, और दोनों अलग अलग ओपनिंग द्वारा ओपन होती है ये। तो ये मैंने आगे लिख दिया है कि ये 2 शॉर्ट ट्यूब है, ठीक। फिर अपन देखें कि ये देखिए वास्ट डिफरेंस एम्पुला और सेमाइनल वेसिकल डक्ट, ये दोनों क्या ईडी एजेकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो 2 एजेकुलेटरी डक्ट आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। अब अपन एजेकुलेटरी डक्ट के बाद बात करें किसकी, यूरिथ्रा की। यूरिथ्रा आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा है क्योंकि यूरिथ्रा आप स्टडी करते हैं किसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो यहाँ यूरिथ्रा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि यूरिथ्रा क्या है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और उसके क्या यूरिथ्रा के 3 पार्ट है। जो यूरिथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड से पास हो रही है उसे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं और इसकी लेंथ अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर होती है। जो यूरिथ्रा क्या है कि इसके बीच में से पास हो रही है, किससे, कॉर्पस ग्लैंड वाले एरिया से पास हो रही है, उसे क्या कहेंगे, अपने मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा कहेंगे। और इसकी जो लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर होती है और जो पेनिस से पास हो रही है उसको हम पिनाइल यूरिथ्रा कहेंगे और इसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर होती है। और जो यूरिथ्रा जो अराइज होती है वो किससे होती है, यूरिनरी ब्लैडर से क्या यूरिथ्रा अराइज होती है। तो प्रोस्टेट से जो पास हो रही है वो क्या है कि प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, और जो कॉर्पस ग्लैंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड एरिया में है वो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और जो पेनिस के अंदर है वो क्या है, पिनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। ये बात होगी। अब यूरिथ्रा में क्या है कि 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, एक तो होता है इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है, ये क्या है कि नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ क्या है कि ये इंटरनल स्फिंक्टर होता है, ठीक है, और दूसरा क्या एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, तो ये एट मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ये क्या मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा पे क्या ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब अपने चले आगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूरिथ्रा है, ठीक है, वो पेनिस के टिप पे यहाँ ओपन होती है, इसको यूरिनोजेनाइटल पोर कहते हैं, यूरिथ्रल मीटस कह देते हैं, पीनियल मीटस कह देते हैं। अब यूरिनोजेनाइटल पोर आप ध्यान रखें क्योंकि यूरिथ्रा कैरी करती है किसको, यूरिन को और सीमन को, दोनों को कैरी करती है, ठीक। परंतु यूरिथ्रा से कभी भी क्या है, सीमन और यूरिन दोनों एक साथ पास नहीं होते, दोनों एक साथ पास नहीं होते। ये एक साथ पास क्यों नहीं होते, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं, बताइए सोच के। आयुष, एसिडिक, अभिषेक, मीनस, आवाज आ रही है प्रॉपर बेटा? यूरिन का पीएच ज्यादा होता है एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से। हाँ सीमा धारीवाल, ठीक है बेटा, आपने ठीक बताया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वगैरह। निखिल, चलो मैं आपको बताता हूं होता क्या है। इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है किसके कारण, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण। इरेक्शन ऑफ पेनिस किसके कारण है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण है। और सीमन एजेकुलेशन है वो किसके कारण है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण है, ठीक। तो अब क्या है कि ये यूरिथ्रा है तो ये यूरिनरी ब्लैडर से राइज होती है, तो इसका जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो यहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर के नेक पे, ठीक है। और जो एजेकुलेटरी डक्ट है वो इस इंटरनल स्फिंक्टर से आगे की तरफ ओपन होती है। एजेकुलेटरी डक्ट है वो क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर से आगे की तरफ ओपन हो रही है, ठीक है। तो जब क्या होता है कि जब इरेक्शन ऑफ पेनिस तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण है,
और सीमन एजैकुलेशन क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण है। तो जब सीमन एजैकुलेशन होता है तब ये इंटरनल स्फिंक्टर क्या है, क्लोज हो जाता है। इंटरनल स्फिंक्टर को तब क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब यूरिन किसी भी हालत में पास नहीं होगा, अब ओनली क्या पास होगा, सीमन पास होगा। इसलिए यूरिथ्रा से कभी भी क्या है, सीमन और यूरिन दोनों पास नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग सीमन एजैकुलेशन इंटरनल स्फिंक्टर क्लोज। तो ये यहाँ नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे होता है ये इंटरनल स्फिंक्टर, और एजैकुलेटरी डक्ट है वो नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के आगे की तरफ ओपन होती है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। तो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स क्या है, 3 है। कौन कौन सी, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, जिसे अपन कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो सेमाइनल होती है वो 1 पेयर होती है, प्रोस्टेट होती है वो 1 होती है, और जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है वो भी क्या है, 1 पेयर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि स्पर्म के साथ सबसे पहले कौन से ग्लैंड का सीक्रेशन मिक्स होता है, तो आप बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में। स्पर्म के साथ सबसे पहले कौन सी ग्लैंड का सीक्रेशन, बिल्कुल बढ़िया हर्षित, सेमाइनल, बिल्कुल सीमा, बिल्कुल बढ़िया। तो सबसे पहले स्पर्म के साथ क्या, सेमाइनल का क्या है सीक्रेशन, क्या मिक्स होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन बात करें सेमाइनल की, तो ये देखिए, तो सबसे पहले अपन बात करें सेमाइनल की, तो ये देखिए मैंने यहाँ 2 लिखा है, तो मतलब ये क्या है, 1 पेयर है सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, अब हम देखें कि ये पेयर्ड है, मतलब 1 पेयर है, और सीमन की कंपोजिशन क्या होती है कि स्पर्म प्लस एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सीक्रेशन। तो स्पर्म और इन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सीक्रेशन को कलेक्टिवली हम क्या, सीमन कहते हैं। ठीक है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सीक्रेशन है तीनों ग्लैंड का, उसको एनसीईआरटी ने एक नाम दे दिया क्या, सेमाइनल प्लाज्मा। तो हम कह सकते हैं स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा इज इक्वल टू सीमन। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन ये है कि सीमन की कंपोजिशन में सबसे बड़ा रोल कौन से ग्लैंड का सीक्रेशन का होता है, तो आप कहोगे सेमाइनल वेसिकल। जो सेमाइनल फ्लूइड है वो क्या है कि 60 से 70% ऑफ पार्ट सीमन का फॉर्मेशन करता है, याद रह जाएगा। ठीक है, पीएच 7.3 है। तीनों ग्लैंड का जो सीक्रेशन है, सेमाइनल है, प्रोस्टेट है, बल्बोरेथ्रल है, एल्कलाइन है। ठीक है, और क्यों, क्योंकि जो स्पर्म है वो क्या है, एल्कलाइन मीडियम में ही सर्वाइवल कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में क्या, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इज दैट क्लियर। अब अपन देखेंगे सेमाइनल फ्लूइड का जो कंपोनेंट है, काफी कंपोनेंट है, उसमें ओनली 3 कंपोनेंट आपको ध्यान रखना है। एक तो क्या, फ्रक्टोज है। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज क्या है, फ्यूल ऑफ स्पर्म है। हमारी बॉडी में क्या है कि जो फ्यूल है वो ग्लूकोज है, और स्पर्म के लिए जो फ्यूल है वो क्या है, फ्रक्टोज है। तो आपका, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि स्पर्म फ्रक्टोज को फ्यूल के रूप में क्यों यूज लेता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। अरे मोटिलिटी के लिए तो लेगा बेटा आयुष। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, अब देखिए, जो ग्लूकोज है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज क्या है, एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, जबकि फ्रक्टोज है वो पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, और इसको एब्जॉर्ब करने के बाद स्पर्म में क्या, फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम भी होता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि स्पर्म है वो फ्रक्टोज को फ्यूल के रूप में काम लेता है, याद रह जाएगा। मोर इंपॉर्टेंट पता है कि स्पर्म क्यों फ्रक्टोज का यूज लेता है, क्योंकि फ्रक्टोज पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, और स्पर्म में क्या है, फ्रक्टोकाइनेज मिलता है। इज दैट क्लियर। चलिए आ गया, फ्रक्टोज का हो गया। अब क्या है कि ये फाइब्रिनोजन है, ये क्या है कि फाइबर्स हैं, जैसे इस प्रकार के क्या है, ये फाइबर है। ठीक, अब अपन ले, ये इन फाइबर में क्या, स्पर्म ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि जो सीमन होता है वो बॉडी में क्या है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये फाइब्रिनोजन क्या है,
फाइबर का फॉर्म करेंगे, ये अपन आगे देखेंगे अभी। और एक थर्ड क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, लोकल हार्मोन होता है। जब क्या है सीमन क्या है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, जो यूट्रस के जो फीमेल के यूट्रस में क्या है कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है तो सीमन क्या मूव अप फ्रॉम क्या है वेजाइना, यूट्रस, देन ओविडक्ट। तो तीनों का समझ में आ गया। फ्रक्टोज क्या है, फ्यूलोस्पर्म है। फाइब्रिनोजन क्या है, फाइबर फॉर्म करते हैं जिससे स्पर्म ट्रैप हो जाते हैं। और हमारी बॉडी में जो सीमन होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, रिलीज होगा बॉडी से बाहर भी। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या हार्मोन है जो क्या है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब अपन ले आगे। ये तीन कंपोनेंट आपको ध्यान रखना। ठीक, तो इधर देखिए कि मैंने यहाँ डायग्राम में बता रखा है, ये देखिए ये फाइबर है ब्लैक कलर के, और इनमें क्या है कि ये स्पर्म है, ये ट्रैप हो रखा है। आगे चले, अब हम ले आगे। अब दूसरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे अपन, किसकी, प्रोस्टेट ग्लैंड की। दूसरी ग्लैंड के बारे में करेंगे प्रोस्टेट की। तो प्रोस्टेट आपको ध्यान रखना ये अनपेयर्ड है, ये क्या सिंगल है। ये देखिए 5 लोब मिलते हैं प्रोस्टेट में, जैसे लीवर में लोब मिलते हैं, यहां भी लोब मिलते हैं। तो ये लोब को छोड़िए, ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये अनपेयर्ड है, ओनली वन है प्रोस्टेट ग्लैंड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा सीमन की कंपोजिशन क्या है, 60 to 70% पार्ट फॉर्मेशन कौन करता है, सेमाइनल फ्लूइड करता है, और 30% पार्ट जो फॉर्म करता है वो क्या है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड करता है। ये आपको ध्यान रखना, इतनी बात याद रह जाएगी। अब हम देखेंगे जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, इसका क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है वो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है। ये नीट में भी क्वेश्चन आता है कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड किसमें, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में। याद रह जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब अपन देखें आगे। तो इसके कंपोनेंट क्या है, ये सिट्रिक एसिड है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड क्या है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है कि ये जो फाइब्रिनोजन है, तो ये क्या है कि फाइबर फॉर्म करता है। तो ये कैल्शियम क्या है, इन फाइबर फॉर्मेशन में क्या है, हेल्प करता है। ठीक है, फॉस्फेट है, तो यहां आपको क्या है कि ओनली कैल्शियम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक आप ध्यान है क्लोटिंग एंजाइम। क्लोटिंग एंजाइम क्या है कि सीमन को सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या है रखने में हेल्प करते हैं। कौन, क्लोटिंग एंजाइम। और ये इनएक्टिव एंजाइम होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन कहते हैं। ठीक, तो यहां आपको ध्यान रखना है, एक तो कैल्शियम ध्यान रखना है, एक आपको क्लोटिंग एंजाइम ध्यान रखना है, और एक प्रोफाइब्रिनोलाइसिन आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम क्या होगा कि जो फाइब्रिनोजन है वो फाइबर फॉर्म करेगा, इसमें हेल्प करेगा। क्लोटिंग एंजाइम क्या है कि सीमन को सेमी सॉलिड फॉर्म रखने में हेल्प करता है। और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है बॉडी के अंदर। इतनी बात हो गई। अब हम थोड़ा और आगे चले। ठीक है, अब हम बात करें आगे। ये देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की। अब हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो ये क्या है कि पेयर्ड है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के लेटरल साइड पे मिलती है यहाँ, ये मटर के दाने जैसी होती हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या, कॉपर ग्लैंड कहते हैं। पीएच क्या है कि मैंने आपको बताया, सभी का क्या है कि स्लाइटली अल्कलाइन है। और अब इसका क्या है कि जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, तो ये बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड कह देते हैं। इसका काम क्या है, इसके दो काम है बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड के, कि जो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, तो जनरली क्या है कि जो यूरेथ्रा है उसे क्या यूरिन पास होता है, तो यूरेथ्रा की जो पीएच हो जाती है वो क्या एसिडिक हो जाती है। तो जब इरेक्शन ऑफ पेनिस हो जाता है, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस के बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन धीरे धीरे पास होना शुरू होता है। ठीक है, तो वो सिक्रेशन है वो इसकी यूरेथ्रा की एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय करता है। यूरेथ्रा की एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय करता है कौन, बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड। आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड क्या है, पेनिस को लुब्रिकेशन करता है। पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है कौन, बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड। दोनों क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सिचुएटेड कहां होती है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पे होती है।
पर ये डक्ट इसकी ओपन कहां होती है? पिनाइल यूरेथ्रा में होती है, याद रह जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए ये नीचे लिखा है मैंने, डिस्ट्रॉय एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ये दोनों ध्यान रखना है। और ये नॉर्मल पॉइंट है कि जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड की डक्ट ओपन कहां हो रही है? नॉट मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इट इज ओपन इनटू पेनाइल यूरेथ्रा। इतनी बात होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे लेते हैं, तो यहां अपन देखें कि ये देखिए कि ये जो फाइबर्स दे रखे हैं ये, ठीक है, तो ये जो फाइबर है ये फॉर्मेशन किसने किया? ये फाइबर किया फॉर्मेशन किसने? फाइब्रिनोजन ने, कैल्शियम ने हेल्प की इसमें। ठीक है, अब क्या है कि स्पर्म क्या है कि इसमें कैप्चर हो गए और ये क्लोटिंग एंजाइम कैसे सेमी सॉलिड फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो सीमन एजेकुलेशन होता है तो बाहर की तरफ क्या है कि ये सेमी सॉलिड क्या है, सीमन बाहर आता है, आया बाहर। अब क्या है कि ये सेमी सॉलिड क्या है कि सीमन बाहर आया, तो अब क्या है कि ये जो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है ये क्या है कि बॉडी के अंदर तो क्या इनएक्टिव फॉर्म में प्रोफाइब्रिनोलाइसिन इनएक्टिव फॉर्म में है, परंतु बॉडी के बाहर क्या है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? फाइब्रिनोलाइसिन कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? फाइब्रिनोलाइसिन एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या करेंगे, नाम से पता लगता है, ये फाइबर को क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे और स्पर्म क्या फ्री हो जाएंगे। स्पर्म क्या है कि विद इन 5 to 10 मिनट्स में क्या है लिक्विफाई, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ये सीमन, और स्पर्म क्या है में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अक्सर कभी कभी आपने क्वेश्चन देखा होगा, मॉड्यूल में भी दे रखा है कि स्पर्म को, जो सीमन को, सेमी सॉलिड फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? तो आप कहोगे क्या? फाइब्रिनोलाइसिन। और फाइब्रिनोलाइसिन है कौन सी ग्लैंड सिक्रेशन करती है? तो आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड है वो फाइब्रिनोलाइसिन को सिक्रेट करती है। ठीक है, तो अब क्या है कि इन फाइब्रिनोलाइसिन के कारण तो ये गैस स्पर्म एक्टिव हो गया, इसे अपन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म कहते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में कौन सी ग्लैंड हेल्प करती है? तो आपको जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है वो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करती है। ठीक, अब आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ये बात समझ में आई? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड तीनों का कंपैरिजन करके मैंने आपको यहां बता दिया। हर्षिता, नंदिनी, सौम्य, सब समझ गए? ऑल क्लियर? चलें आगे? चलिए अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम क्या है कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बाद कुछ पॉइंट स्टडी करते हैं। तो जो पॉइंट अपन स्टडी करते हैं वो ये है। अब क्या है कि ये जैसे हाइलाइटर वगैरह चल रहे हैं, जैसे क्या है कि लिखा जा रहा है, ठीक है, तो आपके नोट्स है वो खराब नहीं हो रहे, वो विदाउट हाइलाइटर आपको मिलेंगे जो मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे कनेक्ट हो ही रहे हैं लगातार, तो वहां भी आपको ये प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं। आपको यहाँ समझने पे ध्यान देना है। ठीक है, इसे समझाने के लिए क्या है कि मैं ये हाइलाइटर यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब अपन देखें ये सीमन है, तो सीमन की कंपोजिशन आपको ध्यान रखनी है कि स्पर्म प्लस सिक्रेशन ऑफ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो स्पर्म प्लस सिक्रेशन ऑफ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इसी को अपन सीमन कहते हैं। अब एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के सिक्रेशन को कलेक्टिवली एनसीईआरटी ने एक नया नाम दिया है जिसे सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो सेमाइनल प्लाज्मा है क्या? सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड एंड बल्बोरेथ्रल फ्लूइड कलेक्टिवली सेमाइनल प्लाज्मा है। ये याद रह गया? चलिए, अब क्या है कि आपने देखा है कि हमने जो सेमाइनल फ्लूइड में ध्यान रखा था क्या क्या, ये देखिए, फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टेटिक फ्लूइड में हमने ध्यान रखा था कैल्शियम, क्लोटिंग एंजाइम और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। ठीक है, यहां क्या है, आपको ये फ्रक्टोज है, एक तो ये फ्रक्टोज, एक क्या है कि ये कैल्शियम, और एक क्लोटिंग एंजाइम और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन को एनसीईआरटी ने दे दिया क्या? सर्टेन एंजाइम। तो ये देखिए कि यहाँ सेमाइनल प्लाज्मा 3-4 बार नीट में क्वेश्चन आ सकता है, कंसिस्ट ऑफ, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम,
फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम। फ्रक्टोज कहां से लिया? सेमाइनल फ्लूइड से। कैल्शियम कहां से लिया? प्रोस्टेटिक फ्लूइड से। और सर्टेन एंजाइम कौन? क्लॉटिंग एंजाइम और प्रोफाइब्रोलाइसिन। ये आपको ध्यान रखना है, सेमाइनल प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अब अपन देखें कि नॉर्मल स्पर्म काउंट हम देखें तो ये 20 to 120 मिलियन पर ml होता है। इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सिंगल एजेकुलेशन में स्पर्म कितने होते हैं। तो आप मुझे बताइए, सिंगल एजेकुलेशन में स्पर्म कितने होते हैं? काउंट बताइए सिंगल एजेकुलेशन में। 200 to 300 मिलियन। 200 to 300 मिलियन आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब चलिए आगे। वॉल्यूम होता है सीमन में, तो सीमन का जो वॉल्यूम होता है वो 3 to 4 ml होता है। ठीक है, अब हम देखें यहाँ कुछ कंडीशन दे रखी है, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया। इसमें आपको ओनली ओलिगोस्पर्मिया आपको ध्यान रखना है। ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान नहीं रखनी है। ओलिगोस्पर्मिया क्या है? लेस देन 20 मिलियन पर ml। अगर स्पर्म काउंटिंग कम हो, पर ml कितना हो? लेस देन 20 मिलियन हो, तब इसे अपन ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। तो ओलिगोस्पर्मिया अगर किसी पर्सन में हो तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है कि सिंगल एजुकेशन में कितना होना चाहिए? 200 to 300 मिलियन। अब अपन माने 200 to 300 मिलियन, अगर 1 ml में क्या है कि 20 मिलियन मान लिया था, तो 4 ml में क्या 80 मिलियन ही हुआ। और हमें चाहिए कितना? 200 to 300 मिलियन। ठीक है, तो एटलीस्ट क्या है कि 1 ml में 80 to 90 मिलियन होना चाहिए स्पर्म, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये तीनों टर्मिनोलॉजी नीचे दे रखी है, मैं बता देता हूं। एजोस्पर्मिया मतलब स्पर्म ऑलमोस्ट एब्सेंट हो। एस्थेनोस्पर्मिया का क्या है कि स्पर्म की मोटिलिटी क्या है? रिड्यूस हो। और टेरेटोस्पर्मिया क्या है? स्पर्म एबनॉर्मल हो, किसी में क्या मिडिल पीस नहीं हो, किसी में टेल नहीं हो। ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको कभी ध्यान नहीं रखनी, कभी क्वेश्चन नहीं आया और नहीं आएगा। ओलिगोस्पर्मिया आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। चलिए अब क्या है, अपन देखें आगे। ये क्या है कि जो नीचे पैराग्राफ दे रखा है, ये क्या है कि एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, अक्सर इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। यहां अपन देखें, द ह्यूमन मेल एजेकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। तो ह्यूमन मेल है वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म के क्या रिलीज करता है ड्यूरिंग कोइटस, कॉपुलेशन के दौरान, ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। तो 60% जो स्पर्म है वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगर्स मोटिलिटी। और 40% है वो क्या है? विगर्स मोटिलिटी क्या है? शो करने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, ये पहले क्या है कि डायरेक्ट ये पैराग्राफ आता था कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कितने स्पर्म क्या है? नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए 60%, और विगर्स मोटिलिटी के लिए क्या? 40%। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हम माने कि 100 स्पर्म है, तो विगर्स मोटिलिटी के लिए 100 एक सीमन एजुकेशन में 100 स्पर्म है, तो विगर्स मोटिलिटी के लिए कितने स्पर्म क्या है चाहिए? हमें कितने स्पर्म क्या विगर्स मोटिलिटी चाहिए? 40 40 40 40। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं सभी को। ठीक है, अब आप देखिए, विगर्स का मतलब है हाईली एक्टिव। अब देखिए, ये देखिए 200 to 300 मिलियन स्पर्म है, तो नॉर्मल शेप एंड साइज का कितना? 60%। तो 60% कितना गया? 120 to 180 मिलियन। नॉर्मल शेप एंड साइज का मतलब है कि इनमें हेड है, मिडिल पीस और टेल। अब किसी में मिडिल पीस नहीं है, टेल नहीं है, तो वो कोई काम का ही नहीं। तो नॉर्मल शेप एंड साइज हो गया 120 से 180 मिलियन। अब देखिए नीचे लाइन देखिए, ये दे रखी है नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड फॉर एटलीस्ट 40% ऑफ देम। तो 40% किसके? इन 60% के। ठीक है, एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगर्स मोटिलिटी
ये 40% हाईली एक्टिव होने चाहिए। किसके 40%? इन 60 के 40%। तो इन 60 के 40% तो 120 से 180 मिलियन है जो नॉर्मल सेपेंट साइज है। इनके 40% कितने हो जाएंगे? 48 से 72 मिलियन। ठीक है। अब एग्जामिनर पूछता है इस प्रकार कि माना कि सीमेन एजुकेशन में 100 स्पर्म पास हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके नॉर्मल सेपेंट साइज 60% कितना? 60। तो विगर्स मोटिलिटी क्या होगा? इन 60 के 40। तो इन 60 के 40 कितना हो गया? लगभग 24। अब बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, समझ में आया आपको? जल्दी आंसर आना चाहिए। आई ना बात समझ में? तो आजकल क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, बहुत से अपने एलएन के जो पेपर्स होते हैं इसमें भी हम लोग पूछते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन बच्चा पूछ रहा है कि सर फर्टिलाइजेशन करने के लिए तो एक ही स्पर्म चाहिए। ठीक है, तो भाई स्पर्म है यूरिथ्रा में भी डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, फीमेल की वेजाइना में भी डिस्ट्रॉय होते हैं। एक ही स्पर्म होगा तो वो तो कभी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमें लॉट ऑफ स्पर्म चाहिए। ठीक है, तभी क्या है कि फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात समझ में आई कि 200 to 300 मिलियन स्पर्म क्या रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और ये स्पर्म काम के कब है? जब इनके 60% नॉर्मल शेप एंड साइज। तो एटलीस्ट 60% के क्या है? हेड, नेक, मिडल पीस और टेल चारों पार्ट। ठीक है, और इन 60 के 40% है वो हाईली एक्टिव हो, जो वेजाइना से यूट्रस और ओविडक्ट तक जा सके। ठीक है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब मानिए किसी पर्सन में कि 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, परंतु उसमें ट्रेटोस्पर्मिया है, स्पर्म एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, किसी में टेल नहीं है, किसी में मिडिल पीस नहीं है, किसी में हेड नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एस्थेनोस्पर्मिया है, मोटिलिटी कम है, बिल्कुल नहीं होगा। हाईली एक्टिव होना चाहिए, इसे विगर्स मोटिलिटी कहते हैं। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रामनारायण। ठीक है, जो ही समझ में आ जाए यस सर नीचे लिखा करो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। चलिए, अच्छा ये खाली स्लाइड दे रखे, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे किसकी? हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की। अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की। डायग्राम देखो आप, अभी शुरू करते हैं। आदित्य बिश्नोई, स्टिल क्लियर? गुड बेटा। और रामनारायण कहां चले गए? मुझसे आप लोग ये कमेंट बॉक्स के थ्रू ही तो जुड़े हुए हैं। आंसर फास्ट आना चाहिए यार, आप लोग तो पूरे दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से ही है। ठीक है, और कल आपको फोन नंबर मैंने दिया था आपको। ठीक है, ये 9982123784। कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप करेंगे और मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए बच्चा लोग, ये अपने क्या है कि यहाँ हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो टेस्टिस है उसमें 250 टेस्टिकुलर लोब होते हैं। ठीक, और एक लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। 1 से 3 क्या होते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स मैंने बताया था कि टेस्टिस के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्यों? क्योंकि यहीं क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।
इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो उसकी का जो टेस्टिकुलर लोब है उसी का अपन टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। तो टीएस देखेंगे तो हमें क्या है कि मैक्सिमम अपन माने कि 3 ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे। तो इसमें आप देखिए एक तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये है और ये है, सेकंड और थर्ड क्या है ये है। तो सेकंड और थर्ड को तो मैंने पूरा दिखाया नहीं है और एक सिंगल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को मैंने आपके लिए इनलार्ज किया है। इतनी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं। हमने टेस्टिकुलर लोब का टीएस लिया है, उसमें हमें 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, एक को मैंने इनलार्ज किया है। ठीक, अब अपन ले आगे। अब हम देखें कि जो टेस्टिकुलर लोब है उसमें ये 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, इसको हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है? फ्लूइड होगा, टिश्यू फ्लूइड होगा। ठीक है, यहाँ डब्ल्यूबीसी वगैरह होगी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी वगैरह होगी, यहाँ इम्यून सेल्स होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि कुछ इम्यून सेल्स होगी, तो इसको एनसीईआरटी ने नाम दे दिया है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। तो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल फाउंड वेयर, तो आप कहोगे इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, जैसे लीवर में आप कुफर सेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, जैसे लंग्स में डस्ट सेल है, तो यहाँ क्या है, इन मैक्रोफेजेस का नाम क्या दे दिया है? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पैथोजेंस होती है उनको डिस्ट्रॉय करती है। इज दैट क्लियर? एक तो ये हो गई। सेकंड सेल क्या है? एंडोक्राइन नेचर की होती है। सेकंड सेल क्या है? एंडोक्राइन नेचर की होती है। ये देखिए, ये सेकंड सेल है, एंडोक्राइन नेचर की है। इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। ये रहा। और दूसरा इनका पॉपुलर नेम क्या है? लेडिंग सेल। तो आपसे बोले लेडिंग सेल फाउंड वेयर, तो आप कहोगे इंटरस्टिशियल स्पेस, 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में मिलती है। ये याद रह जाएगा। 2 प्रकार की सेल, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स दैट आर मैक्रोफेजेस, और दूसरी क्या? एंडोक्राइन सेल, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल। इतनी बात याद रह जाएगी। अब अपन देखें कि ये लेडिंग सेल कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करती है? ये एंड्रोजन सिक्रेशन करती है। एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन है। प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन? टेस्टोस्टेरोन। तो आपने याद लिख लिया, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और एंड्रोजन इसलिए लिखा है मैंने कि ग्रुप ऑफ हार्मोन का नाम क्या है? एंड्रोजन है। बोले प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। इज दैट क्लियर? अब आपसे पूछे कि इन लेडिंग सेल को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है जिससे ये टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज करती है? तो लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है कौन? एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। या आप कहेंगे लेडिंग सेल को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? एलएच। बात समझ में आई? ठीक है, ये इतनी बात होती। चलिए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में अपन देखिए कि बाहर की तरफ आपको ये दिखाई दे रहा है हल्का सा स्लाइटली ग्रीन कलर का, तो ये WFCT लिखा हुआ ना, ये व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ। इसे हम नाम दे देते हैं क्या? ट्यूनिका प्रोपरिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया आपने क्या? ट्यूनिका प्रोपरिया। कोई दिक्कत नहीं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ अपन देखें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ जो लाइंड है वो जर्मिनल इपिथेलियम से लाइंड है। अंदर की तरफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो ये जर्मिनल इपिथेलियम है। ठीक है, ये जर्मिनल इपिथेलियम में कौन सी 2 प्रकार की सेल का बना होता है? आप मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जर्मिनल एपिथेलियम में कौन सी 2 प्रकार की सेल होती है? अर्पित ठीक है, और बोले अर्पित बिल्कुल बढ़िया, क्यूबॉइडल सेल और कॉलमनार सेल। ठीक है, तो क्यूबॉइडल सेल और कॉलमनार सेल। क्यूबॉइडल सेल कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया। कॉलमनार सेल कौन सी? सर्टोली सेल। तो जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल, और जर्मिनल एपिथेलियम मेनली कंसिस्ट ऑफ
स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि मोस्टली कौन सी है, क्यूबॉइडल सेल है। इन क्यूबॉइडल सेल के बीच बीच में क्या है कि ये देखिए कि कुछ सेल्स है जो कॉलमनार है, जो सर्टोली सेल है। बात समझ में आई कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइन इंटरनली लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, एक्सटर्नली लाइंड बाय tunica propria. Tunica propria formation by the white fibrous connective tissue. Germinal epithelium consists of cuboidal cell and columnar cell. Cuboidal cell कौन है, spermatogonia. Columnar cell कौन है, Sertoli cell. Mainly germinal epithelium consists of spermatogonia. इतनी बात समझ आई? चलिए ये हो गया। तो बीच बीच में ये देखिए कि ये जो मैं आपको यहाँ हाईलाइटर मेरा चल रहा है, ये क्या है, कॉलमनार सेल है, ये क्या है, सर्टोली सेल है। ठीक है, ये क्या है, सर्टोली सेल है। ठीक, और मोस्टली क्या है कि ये क्यूबॉइडल सेल है, ये क्या, स्पर्मेटोगोनिया है। इतनी बात समझ में। ठीक, अब अपन देखें कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच की जगह है, ये खाली, ये क्या, ल्यूमेन है। ठीक, अब अपन देखें कि यहां देखा है ब्लड टेस्टिस बैरियर लिखा हुआ है। ब्लड टेस्टिस क्या है, बैरियर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो सर्टोली सेल है, ये आपस में क्या है, टाइट जंक्शन के द्वारा कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब क्या है कि बाहर की तरफ आप देखिए इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स है, WBC है, और ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये देखिए मैं पेन से बनाता हूं, ये क्या है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, ये फिर बनाएगा क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनाएगा क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनाएगा क्या, स्पर्मेटिड, और फिर बनाएगा क्या, स्पर्म। ये बनाएगा ना ये सीरीज में। तो ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया यहाँ फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा ये स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, एक्स्ट्रा गोनेडियल सेल होती है, क्या है, आगे मैं डिस्कस करूंगा किसमें, गैमेटोजेनेसिस में। तो ये स्पर्मेटोगोनिया के एम्ब्रियोनिक लाइफ में है, और ये स्पर्मेटोगोनिया एक्टिव कब होते हैं, प्यूबर्टी पर। तो मेल में जो प्यूबर्टी होती है, मेल में जो प्यूबर्टी होती है वो क्या 12 to 15 ईयर पर है। 12 to 15 ईयर पे क्या है, मेल में प्यूबर्टी। तो मेल में जो प्यूबर्टी क्या 12 to 15 ईयर पे आती है, ठीक है, तो मेल जो हार्मोन्स है, FSH है, LH है, ठीक है, ये एक्टिवेट करते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो ये स्पर्मेटोगोनिया बदलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर स्पर्मेटिड में, फिर स्पर्म में बदलते हैं। अब हम देखें कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, तो वो स्पर्मेटोगोनिया है, उसमें तो क्या 46 क्रोमोसोम है, वो तो क्या डिप्लॉइड है, और ये स्पर्म है, ये क्या हैप्लॉइड है, इसमें क्या है 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो डिप्लॉइड सेल को तो रिकॉग्नाइज करता है, परंतु हैप्लॉइड सेल को क्या रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि हैप्लॉइड सेल तो कब फॉर्मेशन होगी, प्यूबर्टी पे। तो अगर ये हमारे इम्यून सिस्टम की सेल इस हैप्लॉइड सेल के टच में आएगी, तो हैप्लॉइड सेल को वो क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये जो सर्टोली सेल है वो इन WBC को, इन मैक्रोफेजेस को इन स्पर्म के कांटेक्ट में आने से रोकती है। इसलिए हम कहते हैं सर्टोली सेल एक्ट एज ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, सर्टोली सेल प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम बॉडी इम्यून सिस्टम। ये बात समझ में आई? कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, फास्ट आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, अब क्या है कि अब आपको कभी भी क्या ये ब्लड के टच में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहां ये बीच में रिलीज हो गया है क्या, ल्यूमेन में, इसमें रिलीज हो गया किसमें, ल्यूमेन में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन है, ये आगे कनेक्ट होगी किससे, ट्यूबुलर रेक्टाई से, और ट्यूबुलर रेक्टाई से कहां, रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस से कहां, वासा फ्रेंचिया, वासा फ्रेंचिया से कहां, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से कहां, एजेकुलेटरी डक्ट से कहां, यूरिथ्रा, फिर आउटसाइड। बोलो आया ब्लड के टच में स्पर्म, और फिर वहां से कहां, वेजाइना, फिर यूट्रस, और फिर ओविडक्ट। डक्ट में ब्लड नहीं होता, तो ये
प्रोटेक्ट हो गया। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। ये लीजिए सर्टोली सेल मैंने बताई दिया आपको। अब अपन देखें, ये न्यूक्लियस ऑफ सर्टोली सेल है कोई। अब अपन देखें जो स्पर्मेट, अब क्वेश्चन ये आता है कि जर्मिनल एपिथेलियम मेनली कौन सी सेल की बनी होती है। तो जब मेनली आ जाए कि प्रिंसिपली कौन सी सेल की बनी होती है, तो आपको क्यूबोइडल सेल की। और जनरली जर्मिनल एपिथेलियम किससे बनी है, क्यूबोइडल और कोलिमनार। कोलिमनार बहुत कम होती है। ठीक है, ठीक है। और आपसे बोले कि जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ क्यूबोइडल या कोलिमनार नहीं है, तो आपको क्या स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल। बोले मेनली जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ, प्रिंसिपली कंसिस्ट ऑफ, तब आप क्या कहोगे, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, अब मैंने ये आपको समझा दिया है हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यहां तक कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, वरना आगे चलता हूं मैं। चलिए अब मैं आगे चलता हूं। ठीक, अब आप यहां देखिए, ये लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का अदर नाम क्या है, सस्टेंटिकुलर सेल है, इसको नर सेल भी कहते हैं। और मेमेलियन कैरेक्टर है ये, मैमल्स में मिलती है क्या, सर्टोली सेल, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब अपन देखें कि सर्टोली सेल का काम क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल का मतलब तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होती है, स्पर्मेटिड और स्पर्म फॉर्म होते हैं। तो ये क्या है कि जो स्पर्म है, ये देखिए ये स्पर्म रहा, ये सर्टोली सेल से क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। इसलिए सर्टोली सेल को हम क्या कहते हैं, नर सेल कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, फेगोसाइटोसिस ऑफ इंजर्ड और डेड सेल। तो जो स्पर्म क्या है कि इंजर्ड या डेड होते हैं, किसी में मिडल पीस नहीं है, किसी में टेल नहीं है, तो उसको क्या है कि सर्टोली सेल फेगोसाइट कर लेती है। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है, मोर इंपॉर्टेंट है, सेकंड को छोड़ देना। ये लो, थर्ड है ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये मोर इंपॉर्टेंट है, बता दिया। ठीक है, कि सर्टोली सेल प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम बॉडी इम्यून सिस्टम। ठीक, और फोर्थ पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना, प्रोड्यूस एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसे अपन क्या कहते हैं, एएमएच कहते हैं। होता क्या है कि जो फिटस, जो एम्ब्रियो होता है, उसमें जो गोनेड होते हैं, ठीक है, वो बाई पोटेंशियल होते हैं। वो क्या टेस्टिस में भी डेवलप हो सकते हैं और ओवरी में भी डेवलप हो सकते हैं। ये आगे मैं कंप्लीट टॉपिक बताऊंगा आपको। तो यहां क्या होता है कि अगर मेल हो तो 44 प्लस XY होता है, वाई पे क्या है, SRY होता है, SRY जीन होता है, जिसे TDF कहते हैं, टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर। ठीक है, तो जिससे क्या टेस्टिस फॉर्म होती है। और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ में टेस्टिस की जो सर्टोली सेल है वो रिलीज करती है क्या, AMH। AMH का पूरा नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो ये क्या है, मुलेरियन डक्ट को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। कौन, AMH। ठीक है, तो मुलेरियन डक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। ये किस प्रकार डिस्ट्रॉय करता है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। मुलेरियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट वगैरह, उन पे कोई क्वेश्चन नहीं आते, जनरल एक कंसेप्ट है। ठीक है, अब अपन देखें, AMH हो गया, तो ये किसको डिस्ट्रॉय करेगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो ये मुलेरियन डक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, और ये सर्टोली से रिलीज करती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ में। और सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो सर्टोली सेल है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है कि यहाँ देखिए, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सर्टोली सेल फॉर्मेशन करती है। तो ये जो एंड्रोजन है, जो लेडिंग सेल ने रिलीज किया, किसके स्टिमुलेशन से, LH से, के स्टिमुलेशन से। और सर्टोली सेल को रेगुलेट कौन करता है, FSH। तो जो सर्टोली सेल रिलीज करती है क्या, ABP। तो ये एंड्रोजन है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एंटर होता है। तो यहां अंदर की तरफ जो ABP है वो इस एंड्रोजन को क्या बाइंड करता है, इसलिए तो ABP का नाम क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। तो सर्टोली सेल को रेगुलेट कौन करता है, FSH। सर्टोली सेल ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ FSH रिलीज ABP। ABP बाइंड विद एंड्रोजन एंड प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये याद रह जाएगा। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा AMH का फंक्शन।
ठीक, अब ये अपन देखें आगे, सिंथेसिस एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन। अब क्या है कि मेल में एस्ट्रोजन का क्या काम है? तो ये क्या है कि सर्टोली सेल कैन सिंथेसाइज एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन। आपको ध्यान रखना कि कर सकती है। कब करती है? प्यूबर्टी के बाद में। होता क्या है कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदलती है, फिर स्पर्मेटिड में बदलती है। देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये स्पर्मेटिड है। बन गया। अब ये स्पर्मेटिड में क्या है कि लॉट ऑफ चेंजेस होते हैं और ये बनता है किसमें? स्पर्म में। तो स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्म थ्रू स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से के द्वारा क्या है, स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है किसमें? स्पर्म में। तो इस स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के लिए स्लाइट अमाउंट में चाहिए कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। तो इसलिए सर्टोली सेल क्या है, सिंथेसाइज एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन। और किसके लिए? फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। अब बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो पता लग गया सर्टोली सेल सिंथेसाइज कर रही है एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन ऑन डिमांड। कैन सिंथेसाइज। नॉर्मली सर्टोली सेल रिलीज करती है 3 चीजें। क्या? एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन, और एक इनहिबिन। 3 चीजें रिलीज करती है। ठीक है। और ये कैन सिंथेसाइज एस्ट्रोजन फ्रॉम एंड्रोजन। ठीक है, फॉर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्रोड्यूस इनहिबिन। तो सर्टोली सेल इनहिबिन प्रोड्यूस करती है कब? जब एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है। जब एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को रोकने के लिए क्या है, सर्टोली सेल रिलीज करती है इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करता है? एफएसएस को इनहिबिट करता है। तो ऑलवेज ये बात ध्यान रखिए कि मेल हो या फीमेल हो, इनहिबिन इनहिबिट करता है किसको? एफएसएस को। आपको ध्यान रखना है, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, ये मैं आगे क्लियर करता हूं आपको। यहां ये जो अपना है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, साथ में टाइम देखना पड़ता है क्योंकि बातों में पता ही नहीं लगता। आपको कहानी की तरह बता रहा हूं मैं, सारी चीजें आपस में क्या है, कनेक्टेड। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन आते हैं दिमाग में वो मुझे पहले से पता है, उनको धीरे 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 मैं आगे कनेक्ट करते हुए चलता हूं। ठीक है, अब हम देखें आगे। हाँ बेटा, मॉड्यूल में ये बाद में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ स्लाइड में ये पहले दिया हुआ है, इसलिए आपको ये पहले बता रहे हैं। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल फाउंड वेयर? इंटरस्टिशियल स्पेस में दो सेमिनिफेस्ट होते हैं, 2 या 3, 1 से 3 होते हैं ना, तो इन सेमिनिफेस्ट 2 सेमिनिफेस्ट के बीच में मिलता है। बताया था बेटा। चलिए अब अपन लेते हैं आगे कि ये क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो अब आप समझिए इसमें। तो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन देखें, हाइपोथैलेमस है, बिल्कुल इजी रहे। ठीक है, बिल्कुल इजी रहे, कोई जल्दी नहीं है अपने को। हाइपोथैलेमस है, वो रिलीज करता है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच 2 टाइप का होता है, एक होता है एफएसएचआरएच और एक होता है एलएचआरएच। इसका कॉमन नाम क्या है? जीएनआरएच कर दिया। बोले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन याद रख लो, बहुत है। आगे आप एमबीबीएस में इसे और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, अब ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। कौन? जीएनआरएच रेगुलेट करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है,
तो अब क्या है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, किसके लिए? गोनेड्स के लिए। एक तो होता है क्या? एलएच, और दूसरा होता है एफएसएच। तो एलएच और एफएसएच को हम क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एफएसएच, एलएच, बोथ, और लिखा होता है जीएनआरएच, तो आपको बोथ को टिक करना है। जो गोनेड पे एक्ट करे वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इतनी बात समझ में आई? तो एफएसएच और एलएच है, ये क्या है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होगी। ठीक, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एलएच कोई मेल में आईसीएसएच भी कहते हैं। आईसीएसएच का मतलब है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आईसीएसएच एलएच का ही दूसरा नाम है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या है कि ये जो एलएच है या आईसीएसएच है, ये जो इंटरस्टिशियल सेल थी, दो सेमिनिफेस ट्यूबल्स के बीच में खाली जगह पर इंटरट्यूबुलर स्पेस में जो इंटरस्टिशियल सेल थी, लेडिंग सेल, इनको रेगुलेट करता है। और इनको स्टिमुलेट, रेगुलेट करता है या स्टिमुलेट करता है, एक ही बात है, एलएच। इससे ये हार्मोन रिलीज होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो ग्रुप ऑफ हार्मोन का तो नाम एंड्रोजन है, और प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन लिखा हो या टेस्टोस्टेरोन लिखा हो, एक ही बात है। ठीक, अब ये जो एंड्रोजन है, ठीक है, ये बॉडी में क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। ये कब रिलीज होता है? मेनली प्यूबर्टी से। इसलिए प्यूबर्टी से क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो मोर डेवलप होते हैं। इतनी बात समझ में आई? इधर हम देखें कि जो एफएसएच है ये रेगुलेट करता है किसको? सर्टोली सेल को। तो सर्टोली सेल एफएसएच के कारण रिलीज करती है क्या? एबीपी। एबीपी का नाम क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। तो इंटरस्टिशियल सेल में स्पेस में पाई जाने वाली लेडिंग सेल ने एंड्रोजन रिलीज किया ड्यू टू एलएच। तो ये जो एंड्रोजन है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा सेमिनिफेस ट्यूबल्स के अंदर आया, तो वहां सर्टोली सेल ने रिलीज किया एबीपी। ये एबीपी क्या है? इस एंड्रोजन को बाइंड कर लेगा। इसका नाम ही क्या? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एबीपी और एंड्रोजन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को एसिलरेट करेंगे, किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। तो जिससे क्या होगा? जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। इसे अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? मेल में प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी कब है? 12 to 15 ईयर। ठीक है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो मेल में कब तक चलता है? प्यूबर्टी टू एंड ऑफ लाइफ। लास्ट मरते दम तक यह स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इतनी बात समझ में आई? अब क्या होता है कि ऑन एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो रहा है तो पहले स्टोर होते हैं कहाँ? एपिडर्मिस में 1 मंथ तक स्टोर रहते हैं, रह सकते हैं वहां, और फिर एम्पुला में स्टोर होते हैं। तो अब क्या है कि मेल में एपिडर्मिस, एम्पुला सब फुल हो गए हैं स्पर्म के स्टोर से। इसे अपन कहते हैं एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस है तो यहां अपन देखें कि ये देखिए सर्टोली सेल से ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं स्पर्म, और पूरी बॉडी में क्या स्पर्म क्या है कि फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करती है सर्टोली सेल? रिलीज करती है क्या? इनहिबिन। अब सर्टोली सेल रिलीज करती है क्या? इनहिबिन। तो इनहिबिन क्या? नेगेटिव फीडबैक देता है। मेनली क्या? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है, हाइपोथैलेमस को भी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है। तो नेगेटिव फीडबैक देता है तो एफएसएस का सीक्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एफएसएस का सीक्रेशन कम हो जाएगा तो एबीपी का सीक्रेशन क्या हो जाएगा? कम। तो एबीपी का सीक्रेशन कम हो जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इधर क्या है कि टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, इसका एक्सेस अमाउंट हो जाएगा। तो एक्सेस अमाउंट हो जाएगा तो ये भी क्या? नेगेटिव फीडबैक देता है। तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है तो एलएच का सीक्रेशन क्या होगा? कम। तो ये टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन भी क्या होगा? कम होगा। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होगा? टेम्परेरी रूप से रुक जाएगा। बस में अब बॉडी से क्या जब भी क्या सीमन एजुकेशन हो,
सीमन क्या है कि बॉडी से बाहर है, स्पर्म क्या फ्री हो, ठीक है, तब क्या होगा कि इनहिबिन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, इसका सिक्रेशन बंद हो जाएगा। तो वापस क्या है, नॉर्मली क्या है, एफएसएस का सिक्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो एफएसएस का सिक्रेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो एबीपी का सिक्रेशन बढ़ेगा, एलएच का सिक्रेशन बढ़ेगा तो एंड्रोजन का सिक्रेशन बढ़ेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस वापस एक्सेलरेट हो जाएगा। अब क्या है कि जब एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तब दोबारा क्या होगा कि सेटोली सेल इनहिबिन रिलीज करेगी, जिससे एफएसएस का सिक्रेशन क्या होगा, कम होगा। इधर एक्सेस एंड्रोजन है वो नेगेटिव फीडबैक देगा, जिससे एलएच का सिक्रेशन कम होगा और एंड्रोजन का सिक्रेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेम्परेरीली स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक है। तो नेगेटिव फीडबैक क्या है, एक लिमिट में काम करता है। लिमिट ये है इस प्रकार, ये देखिए, जब ये ज्यादा हो जाते हैं तब ये क्या है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को क्या है, स्टिमुलेट करते हैं। कौन, इनहिबिन और एंड्रोजन। तो उससे क्या है कि जीएनएच क्या है कि पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, जिससे एफएसएस और एलएच का सिक्रेशन क्या है, कम हो जाता है, ठीक है। फिर अपन देखें ये, जब ये कम बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, कौन, एंड्रोजन और ये एबीपी, ठीक है, तब क्या है कि ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को फिर स्टिमुलेट करता है, तो जिससे क्या है कि एफएसएस एलएच का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो ये क्या है, एक लिमिट में ये प्रोसेस इस प्रकार चलता रहता है। इसे अपन क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ज्यादा हो जाए तो अपना जो सिक्रेशन कम कराना है तो नेगेटिव फीडबैक दो, ठीक है। अब आपको ये हार्मोन रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप। यस सर, क्लियर है, बिल्कुल इजी है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो ये हार्मोन रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इजी है, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़ा सा और आगे बात करें। अब क्या है कि पेनिस के बारे में स्टडी करना है, तो ये यहां तक पॉइंट है, फिर क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको, टाइम है अभी, ठीक है। जिससे एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आता, वो पॉइंट आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये स्लाइड इसीलिए छोड़ी है मैंने, पर एक स्लाइड मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। ये छोटा सा पॉइंट है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको क्या है समझना है। 7-8 मिनट में बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन है, तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन अपन देखें, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ, ध्यान से सुना आपने, बिल्कुल इजी है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन अपन देखें तो ये मेसोडर्म से फॉर्म होता है। किससे फॉर्म होता है ये, मेसोडर्म से, मेसोडर्मल है, ठीक है। होता क्या है कि ये देखिए, ये टेस्टिस है, ये गोनेड है, और गोनेड क्या होते हैं, बाई पोटेंशियल गोनेड होते हैं। गोनेड कैसे होते हैं, बाई पोटेंशियल होते हैं। वो टेस्टिस में भी फॉर्मेशन हो सकते हैं और किसमें, ओवरी में भी फॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गोनेड है, और ये क्या है, बाई पोटेंशियल है। कल एक बच्चा पूछ रहा सर बाई पोटेंशियल क्या होता है, ठीक। अब अपन देखें कि सपोज कीजिए कि ये टेस्टिस है, ठीक है। सपोज कीजिए कि 44 प्लस XY है, तो जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो सेक्स तो क्या डिसाइड हो जाता है,
ठीक है। तो ये क्या है कि 44 प्लस XY है, तो ये XY अपन देखें, तो ये अपन देखें यहां कि ये देखिए XY है, ठीक। तो Y पे क्या होता है, SRY जीन है, इसे अपन TDF भी कहते हैं, टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर। तो अब हम देखें कि जो Y क्रोमोसोम हो तभी क्या है कि टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, अगर XX हो तो क्या ओवरी का फॉर्मेशन होगा। तो ह्यूमन में पूछे कि बेसिक बॉडी क्या है, तो ह्यूमन में बेसिक बॉडी क्या है, फीमेल है। मेल तो फॉर्मेशन कब होगा, जब Y क्रोमोसोम हो, अगर Y क्रोमोसोम नहीं हो तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हम माने कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या है कि Y क्रोमोसोम XY फॉर्मेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन, तो Y पे क्या है, SRY जीन है, इसे अपन TDF कह देते हैं, टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर। तो ये बाइपोटेंशियल, जो बाइपोटेंशियल गोनेड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हो गए, ये टेस्टिस में कन्वर्ट हो गए। अब क्या है कि ये टेस्टिस है, ये गोनेड है, इसके दोनों तरफ ये अपन देखें, ये नेफ्रोटोम होता है, ये क्या है, नेफ्रोटोम है, ये भी क्या मेसोडर्मल है। इंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। कैसा होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक। तो यहां अपन देखें कि जो नेफ्रोटोम है, तो इसमें क्या 3 पार्ट है, प्रोनेफ्रस, मेसोनेफ्रस और मेटानेफ्रस। तो प्रोनेफ्रस का तो हमारे अंदर कोई काम नहीं है, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और मेटानेफ्रस से क्या है, किडनी फॉर्मेशन हो जाती है, और ये मेसोनेफ्रस है, ठीक है, इससे फॉर्म होते हैं क्या, डक्ट। उस डक्ट को हम क्या कहते हैं, उस डक्ट को हम कहते हैं, ये जो डक्ट आपको दिखाई दे रही है, ये जो डक्ट, इसको हम कहते हैं क्या, मेसोनेफ्रिक डक्ट, या हम इसे कहते हैं क्या, वुल्फियन डक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, मेसोनेफ्रिक डक्ट, या हम क्या कहते हैं, वुल्फियन डक्ट कहते हैं। इसको हम क्या, मेल डक्ट भी कहते हैं। मेल डक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्म करती है एपिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल वगैरह, ठीक। इसी के एक पैरेलल में एक डक्ट और फॉर्म होती है, जिसे हम क्या, मोलेरियन डक्ट कहते हैं। ये इसको क्या है, पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं, ये इसे फीमेल डक्ट कहते हैं, और ये फॉर्म करती है ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना। ये क्या फॉर्म करती है, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना, ये फॉर्म करती है। अब मैंने आपको बताया कि जो Y क्रोमोसोम है आ गया, तो अब क्या टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा। अब टेस्टिस में क्या है, सर्टोली सेल है, तो वो सर्टोली सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ क्या रिलीज करेगी, AMH। AMH का नाम, पूरा नाम क्या, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो ये एंटी मुलेरियन हार्मोन इस मुलेरियन डक्ट को, इस फीमेल डक्ट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब ये डिस्ट्रॉय हो गई है, तो अब क्या है कि ये जो वुल्फियन डक्ट है, जो मेल डक्ट है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देगी, एपिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल वगैरह। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो मुलेरियन डक्ट डिस्ट्रॉय होती है, तो इसका एक छोटा सा रेमिनेंट रह जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड पे एक टाइनी क्या है, छोटा सा सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे प्रोस्टेटिक यूट्रिकल कहते हैं। ये रेमिनेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट है, ये बात है। अब आपसे कोई पूछे कि मुलेरियन डक्ट और वुल्फियन डक्ट में डोमिनेंट डक्ट कौन सी है, तो हम क्या, मुलेरियन डक्ट और वुल्फियन डक्ट में डोमिनेंट डक्ट कौन सी है, मुलेरियन डक्ट क्या है, डोमिनेंट है। क्यों, कि अगर Y क्रोमोसोम नहीं हो, ठीक है, XX हो, तो क्या डेवलप होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे डेवलप होगा, कि वाई क्रोमोसोम के एब्सेंस में ये बाइपोटेंशियल गोनेड किस में डेवलप हो जाएंगे, ओवरी में डेवलप हो जाएंगे। और ये मुलेरियन डक्ट है, वो किस में डेवलप हो जाएगी, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना। और मुलेरियन डक्ट डोमिनेंट डक्ट है, तो इसके इंपैक्ट में ये वुल्फियन डक्ट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और वुल्फियन डक्ट का रेमिनेंट क्या होंगे, फाइबर होते हैं ऐसे छोटे से हल्के, वो फाइबर है, वो मिलता है यूट्रस और ओविडक्ट के सराउंडिंग में, स्लाइटली रेमिनेंट होते हैं। इनको हम क्या है, पैराफ्रोन या इपियोफ्रोन कहते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब ध्यान से सुनो कि हमारी बॉडी में जो गोनेड है वो बाइपोटेंशियल होता है, ठीक है। अगर
वाई क्रोमोसोम नहीं है तो ये बाइपोटेंशियल गोनेड किस में डेवलप होंगे? ओवरी में डेवलप होंगे, ठीक है, और ओवरी में डेवलप होंगे। अब क्या है कि यहाँ दो डक्ट है, एक तो वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट। डोमिनेंट डक्ट कौन सी है? मुलेरियन डक्ट है। तो इधर तो ये गोनेड ओवरी में डेवलप होंगे और मुलेरियन डक्ट ने फॉर्म कर दिया क्या? ये ओविडक्ट यूट्रस वेजाइना, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म हो गया और मुलेरियन डक्ट डोमिनेंट है। इसके इंपैक्ट में वुल्फियन डक्ट क्या होगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वुल्फियन डक्ट एक रेमिनेंट रह जाएगा, वेस्टिजियल पार्ट रह जाएगा, हल्का फाइबर, इसे इपोफोरॉन कहते हैं, जो ओविडक्ट यूट्रस के पास मिलता है, ट्रेस भी नहीं होता है। ठीक, अब अगर क्या है मेल फिटस का फॉर्मेशन हो तो वाई क्रोमोसोम है, उस पे क्या होता है? एसआरवी जीन होता है या टीडीएफ भी कहते हैं, टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर। तो टेस्टिस फॉर्मेशन हो जाती है। तो टेस्टिस में क्या है कि ये सर्टोली सेल है, वो एएमएच हार्मोन का रिलीज करती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। ये एएमएच क्या मुलेरियन डक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मुलेरियन डिस्ट्रॉय हो जाती है और वुल्फियन डक्ट है वो फॉर्म करती है वास डिफरेंस, एपिडाइमस, सेमाइनल वेसिकल वगैरह। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म हो जाता है और जो मुलेरियन डक्ट है उसका रेमिनेट रहता है, एक टाइनी सैटेलाइट स्ट्रक्चर है प्रोस्टेट ग्लैंड पे, इसे अपन कहते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने आपको क्यों बताया? कल एक बच्चे ने पूछ लिया था तो मेरे को कल बताते हैं आपको। तो अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ बेटा पारस लाइट कलर का क्रिस्टल क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना, ना कभी आया है आज तक इतिहास में किसी भी। ठीक है, तो अब अपन बात करें कि मैंने आपको बता दिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडाइमस, वास डिफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट, ठीक है, और आपको एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड आपको बता दिया मैंने, यूरिथ्रा बता दिया, 7 पॉइंट बता दिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स और हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया मैंने आपको। ठीक है, अब इसमें एक ही पॉइंट रह जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो रह जाता है कौन सा? पेनिस। तो ये पेनिस के बारे में क्या है कि मैं कल आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस वगैरह, और ये इरेक्शन ऑफ पेनिस की मैकेनिज्म वगैरह ये हम कल बात करेंगे, कुछ डिसऑर्डर की बात करेंगे, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और टाइम मिला तो कल अपन स्टार्ट करेंगे क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हमेशा की तरह आप डाउट अपने साथ साथ अपन पूछेंगे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, मुझे आप अपना नाम और बैच व्हाट्सएप करें, मैं आपको टेलीग्राम चैनल से लिंक कर लूंगा। ठीक है, तो 2 जगह आपको नोट्स मिल रहे हैं, एक तो यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, एक टेलीग्राम चैनल पे। जल्दी आपको क्या गूगल ड्राइव लिंक दूंगा, वहां भी तीसरी जगह भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो मेरे साथ अब टाइम हो गया है, चले, ओके बाय, मिलते हैं कल।